Friends, so today we are going to discuss about our transport across the cell membrane. तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, जो सेल होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक, जब सेल है तो उसको एनर्जी की भी ज़रूरत है और उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक, जो उस सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जाते हैं या फिर अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये क्या करती है, कुछ सब्सटेंस को तो अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट के लिए और कुछ सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती है। तो इसीलिए ही इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अब ये आती है बात कि किस तरीके से हम इसके ट्रांसपोर्ट को समझें। तो इसको समझने के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है, इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हो, यहाँ पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक, सो एक्टिव एक्टिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव का मीन्स होता है कि जिस प्रोसेस में एनर्जी की नीड हो हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक, और जिस प्रोसेस में हमको एनर्जी की नीड नहीं होती उसको हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को समझना है। एनर्जी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट में होता है केमिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से। ठीक, केमिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल उसके अगेंस्ट होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, जो केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हैं ये आपके इसके अलोंग में होते हैं। मतलब यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल है और यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो जब कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो उस कंडीशन को फेवरेबल बनाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ऐसे ही इसमें एनर्जी की आवश्यकता है और इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसमें मैंने मेन 4 हेडिंग को डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर आता है कैरियर टाइप प्रोसेस और फिर आता है हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब हमको समझना है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक, सबसे पहले जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या करता है, डायरेक्टली एनर्जी किससे लेता है, ये एटीपी से लेता है। ठीक, डायरेक्टली एनर्जी मिलती है इसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी से। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो एटीपी है डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो जाता है और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन भी होता है जो कि इसके अंदर हेल्प करता है। ठीक, इसके 3 एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया है, आप इसको एक सेल समझ सकते हो। ठीक, तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, 2 पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं और 3 सोडियम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाते हैं। ठीक, तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल, 3 सोडियम मतलब बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम सेल के अंदर एंट्री करते हैं। तो इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है कि ये जो सिस्टम होता है ये रेस्पॉन्सिबल है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम इनटू द सेल एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, लो कंसंट्रेशन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंड इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डायग्राम बनाया है। इसमें क्या होता है, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, यहाँ पर इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है, ये ना मेम्ब्रेन बाउंड एटीपीएज। ये क्या करते हैं, ये एक तरीके का चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू सोडियम पोटेशियम एक मतलब अपना ट्रैवल कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट देखते हैं इस डायग्राम का। इस डायग्राम में क्या हुआ, 3 सोडियम देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गए और 2 पोटेशियम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गए। ठीक, तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ईजिली समझ सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं कैल्शियम पंप पर। तो जैसा कि आप जानते हो कि कैल्शियम जो होता है हमारी
सभी मस्कुलर सेल्स के अंदर पाया जाता है और मेनली ये कहाँ पर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी होता है। ठीक, और इसमें देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ पर था। ये आपका बॉडी की सभी सेल्स के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो कैल्शियम पंप होता है ये हमारा केवल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही प्रेजेंट होता है। ठीक, तो सपोज जैसे कि ये कोई सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो कैल्शियम जो होता है, जो कैल्शियम होता है ये क्या करता है कि जो ये साइटोप्लाज्म से निकल करके बाहर की तरफ जाता है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा, वो जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें कॉमन कैरियर प्रोटीन होता है। अब भाई कॉमन कैरियर प्रोटीन क्या करता है, वो सपोज कोई भी सब्सटेंस जिसको ट्रांसपोर्ट होना है वो केवल सोडियम के साथ ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट विद सोडियम। ठीक, जैसे कि अब इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो आप इसको समझ लीजिए। ये कहाँ पर होता है, ये इंटेस्टाइन में होता है एक तरीके से, इंटेस्टाइन की सेल में, वहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट टाइप का प्रोसेस होता है। तो सपोज जो ग्लूकोज होता है उसको हमको सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। तो ग्लूकोज जो है इस प्रोसेस में केवल सोडियम के साथ ही अंदर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉमन प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज को और सोडियम को बाउंड करता है और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम समझेंगे कैरियर टाइप प्रोसेस। ठीक, जो कैरियर टाइप प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक कैरियर प्रोटीन होता है जिसकी हेल्प से जो सब्सटेंस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू अभी दूसरे चार्ट के थ्रू मैं समझाऊंगा। यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। इसका जो मतलब होता है, यूनिपोर्ट का मीन्स क्या होता है कि जो सब्सटेंस है ट्रैवल करता है एक ही डायरेक्शन में, एक सिंगल सब्सटेंस ट्रैवल करेगा सिंगल डायरेक्शन में। सिम्पोर्ट का मतलब होता है दो सब्सटेंस ट्रैवल करेंगे सिंगल डायरेक्शन में। ठीक, लेकिन एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है, एंटीपोर्ट में क्या होता है, दो सब्सटेंस होते हैं और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करते हैं। ठीक, अब अगला पढ़ते हैं हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट से जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेसिकल, इसके अंदर क्या होगा, इस ट्रांसपोर्ट के अंदर वेसिकल्स बनेंगी। ठीक, तो बेसिकली इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और जो एंडोसाइटोसिस है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है फैगोसाइटोसिस में एंड रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस में। ठीक, सो अब हम इसको समझते हैं कि जो एंडोसाइटोसिस होता है इसका मतलब क्या होता है। एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, जो सेल्स होती हैं, जो मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होता है, ना तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और ना ही वो पैसिव ट्रांस के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एंडोसाइटोसिस होता है ये क्या करता है, जो बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं उन सभी को एनगल्फ कर लेता है, जैसे कि लार्जर बैक्टीरिया, एंटीजन एंड कोई भी ऐसा पार्टिकल जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास नहीं हो पाता। ठीक, अब हम समझते हैं, अब इसके अंदर फैगोसाइटोसिस आता है। फैगोसाइटोसिस का दूसरा नाम होता है दोस्तों सेल ईटिंग। सेल ईटिंग मीन्स अब जो सेल है वो क्या करेगी, चीज़ों को एनगल्फ करेगी, जो सब्सटेंस है उसको एनगल्फ करेगी। ठीक, इस प्रोसेस को भी एक डायग्राम के थ्रू हम अगले चार्ट में समझेंगे। और दूसरा होता है रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसी रिसेप्टर एक मीडियम की तरह काम करता है जो एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि जो रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस होता है इसमें जो होता है काफ़ी फास्ट होता है ये वाला रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। ठीक, ये काफ़ी जल्दी ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रोसेस की तरफ जिसका नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट का जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें जो केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होते हैं वो सब इसी के फेवर में होते हैं, एक तरीके से फेवरेबल होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो, जब कोई चीज़ हमारे फेवर में है तो वहाँ पर हमको एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, और जहाँ पर कोई चीज़ हमारे अगेंस्ट में है तो वहाँ पर हमको एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक, तो इस प्रोसेस को बेसिकली दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। जैसा कि आप डिफ्यूज़न से समझ सकते हो कि डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सब्सटेंस होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक, अब जो डिफ्यूज़न है इसको फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न।
अब सिंपल डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है इसमें भी सब्सटेंस जो होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। इसमें क्या होता है, किसी भी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल डिफ्यूज़न में किसी भी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हमको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जो सेल होती है उसको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बाय द ट्रांसपोर्टर अक्रॉस द इंटेस्टाइन एपिथेलियम। ठीक, जो ग्लूकोज होती है इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों GLUT, ग्लट। ठीक, तो इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पर एक टाइप का फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है। ठीक, अब हम समझेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, तो सबसे जो मेन फैक्टर है वो है डिस्टेंस। अगर जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूज़न के। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज़न देर से होगा, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम समझें कि डिस्टेंस जो है अगर वो कम है तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो काफ़ी फास्ट होगा। ठीक, डिस्टेंस मतलब जैसे कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो भाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा डिफ्यूज़न में। लेकिन अगर वहीं पर डिस्टेंस कम है तो आपका डिफ्यूज़न भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं साइज ऑफ द ग्रेडियंट पर। तो ग्रेडियंट क्या होता है, एक तरीके से किन्हीं भी चीज़, जैसे कि कोई प्रेशर है या कंसंट्रेशन है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो जैसे कि जब दो चीज़ों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस होगा, जैसे कि सपोज़ कीजिए एक तरफ प्रेशर 100 है और एक तरफ प्रेशर है 50, तो 100 और 50 का प्रेशर जो है इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तो इसमें यहाँ पर जल्दी से डिफ्यूज़न हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना फास्ट डिफ्यूज़न होगा। जैसा कि आप जानते हो टेम्परेचर इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। हम किसी भी चीज़ को अगर हीट करते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक, तो जैसे कि किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर मिलेगा तो वो फास्ट मूव करना शुरू कर देगा और क्या करेगा, जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगा। डिफ्यूज़ मीन्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एक तरीके से। अब दूसरा फोर्थ पॉइंट आता है कि मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट, जो सब्सटेंस है उसका मोलिकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा वो ट्रैवल करने में उतना ही समय लेगा, तो इसका मतलब डिफ्यूज़न उतना ही कम होगा। इसीलिए मोलिकुलर वेट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न के। अगला पॉइंट आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक तरीके से पूरी तरीके से घुल जाना, उसको हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। तो जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो उतनी जल्दी डिफ्यूज़ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम ऐड कर सकते हैं कि जो सपोज़ करो कोई लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है, तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, तो जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है वो काफ़ी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। थैंक यू।